हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम क्लास 9 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो सेवा आसाम स्टेट बोर्ड से है। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रेस के बारे में। ये यूरोपियंस ही है जिन्होंने प्रिंटिंग ऑफ प्रेस का इंट्रोड्यूस किया इंडिया पे। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश किया गया था वो था बंगाल गैजेट, जिसको जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में पब्लिश किया था। नेक्स्ट कुछ सालों के बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया पे अपीयर करने लगे। ये न्यूज़पेपर ही है जिन्होंने यूरोपियंस का इंटेलेक्चुअल नीड्स जो है इसको इंडियंस के बीच में क्रिएट किया। पहले तो जो इंडियंस लोग हैं उनका पब्लिक ओपिनियन जो था बहुत ही कम रिफ्लेक्टेड हुआ था ये न्यूज़पेपर से। लेकिन जब धीरे धीरे इंडियंस ग्रेजुअली एजुकेटेड होने लगे तब उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कितना पावरफुल मीन्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन है, यानी एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इसके बारे में बाद में रियलाइज़ हुआ। ये न्यूज़पेपर ही है जिन्होंने जो लोग साधारण लोगों का जो सफरिंग्स है, जो कष्ट भोग रहा है और जो ब्रिटिश ने एक्सपोज किया, ब्रिटिश का जो इविल्स है उन सब चीज़ों को न्यूज़पेपर ने एक्सपोज किया। ये न्यूज़पेपर की एफर्ट की वजह से ही सक्सेसफुल हो पाया कि जो नेशनलिज्म है, जो नेशनलिज्म ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, वो नेशनलिज्म प्रिंटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर की वजह से ही हो पाया। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जब इसको रियलाइज़ किया, वो लोग कॉन्शियस हो गया और ये सब पब्लिकेशन से उन लोगों को जब तकलीफ़ होने लगा तो वो लोग लीगल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने लगे इंडियन प्रेस के ऊपर। फिर जो गवर्नमेंट है वो लोग कन्विंस्ड होने लगे कि ये जो प्रेस है, ये प्रेस इंडियन रेनाइसेंस और इंडिया का जागृत करने के लिए और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के लिए, इंडियन नेशनलिज्म के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी वजह से उन लोगों ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने इस वर्नाकुलर प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया। इसी वजह से लॉर्ड वेलेसी ने एक सेंसरशिप भी इम्पोज किया इंडियन प्रेस के ऊपर बाय द सेंसरशिप एक्ट 1799। फिर 1807 ने लॉर्ड हेस्टिंग ने इस सेंसरशिप को एबोलिश किया, लेकिन प्रोहिबिट किया कि पब्लिकेशन ऑफ द आर्टिकल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का इमेज को ख़राब ना करे। और दोबारा से 1823 में जॉन एडम ने जब गवर्नर जनरल का एक्टिंग किया, उस समय में उन्होंने ये पॉलिसी जो लॉर्ड हेस्टिंग ने इम्पोज किया था उसको फिर से उल्टा किया। उसको फिर से इंडियन प्रेस के ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर डाला। फिर उसी समय राजा राम मोहन रॉय ने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय का जो पब्लिकेशन है, वीकली पब्लिकेशन मीरट उल अकबर, उसको स्टॉप किया गया था। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास भी इस रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन इन 1835 ऑफिशियल गवर्नर जनरल्स मेटकाल्फे ने रिपेल कर दिया और ये रिस्ट्रिक्शन जो है इसको जारी रखा और बताया कि ये लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस है। ये जो उन लोगों का रेस्ट्रिक्शन था ग्रोथ ऑफ वेनाकुलर प्रेस के ऊपर, इन्होंने इस ग्रोथ को फिर हेल्प किया। यानी जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिया गया था गवर्नर ऑफ जनरल से, वारेन हेस्टिंग का जो उन्होंने यहाँ पे प्रोहिबिट किया था सिर्फ पब्लिकेशन को और सेंसरशिप एक्ट को रिमूवल किया था, ये फिर से इसको इम्पोज किया गया जॉन एडम के थ्रू। फिर उसको चार्ल्स मेटकेफे ने रिपेल कर दिया ये रिस्ट्रिक्शन को। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत लिबरेशन दिया इंडियन प्रेस को, और इस लिबरेशन के साथ ही
वेनाकुलर का जो प्रेस है इंडिया पर वो फिर से डेवलप होने लग गया। हमें पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा कि इस सेंसरशिप जो है इसको सबसे पहले लॉर्ड वेलेसी ने इम्पोज किया था, फिर वेरेन हेस्टिंग ने हटा दिया, फिर से जॉन एडम ने फिर से उसको रिवर्स करके फिर से इम्पोज कर दिया, फिर इसके बाद लॉर्ड जॉन एडम इम्पोज करने के बाद फिर दोबारा से फिर चार्ल्स मेटकाल्फे ने इसको रिपेल कर दिया, यानी अप एंड डाउन्स होता रहा। ये जो वर्नाकुलर प्रेस है वो हाईली क्रिटिकल था जो पॉलिसीज था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। वो इसके बारे में जब लिखा तो वो एक बिल्डिंग बना पाया पब्लिक ओपिनियन का अगेंस्ट अ कॉलोनियल रूल। इन दिस रिगार्ड ये न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया गया था बंगाल में एक नोट वर्दी कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनलिज्म का ग्रोथ पे। और जो पेपर्स है बंगदर्शन, संजीवनी, अध्यर्शन, फिर अमृत बाजार पत्रिका, ये सब बंगाल में पब्लिश किया गया था सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, जो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट कर पाया इंडियन लोग के ऊपर। तो 1861 में फेमिन्स ने बहुत सारा जगह पे लाई डाउन किया क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ फूड हो रहा था, उसके अगेंस्ट पे रिवोल्ट करने के लिए। तो इंडियन न्यूज़पेपर्स ने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये फेलियर को क्रिटिसाइज किया अंडर लॉर्ड लिटन, जो कि इतना एक्सटेंडिंग रिलीफ मेजर्स अमंग द पीपल नहीं दे पाया। ये लॉर्ड लिटन जब उसको फेलियर हुआ अपने काम पे, तो उन्होंने एक इल फेमस, जो कि अच्छा इल फेमस मतलब कि यहाँ पे बहुत ही फ्लॉप वाला उन्हें पब्लिसिटी, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पास किया। फिर इंडिया का जितना भी प्रिंटिंग प्रेसेस था सबको बंद कर दिया। फॉलोइंग प्रिंटिंग पेपर्स लाइक हिंदू फ्रॉम मद्रास, केसरी फ्रॉम बॉम्बे, अमृता बाजार पत्रिका फ्रॉम कलकत्ता, सब कुछ बंद किया गया। फिर यहाँ से बचने के लिए, यहाँ पे जो शटडाउन हो उससे बचने के लिए, जो अमृता बाजार पत्रिका ने अपना इंग्लिश नेम रख दिया जो था गैगिंग एक्ट। फिर 1878 में लॉर्ड लिटन ने एक आर्म्स एक्ट भी पास किया, जो भी मतलब इंडियंस जो है जो प्रोहिबिट करता है इंडियंस फ्रॉम कीपिंग आर्म्स, उन्होंने इंडियंस को आर्म्स लेने से मना कर दिया। इंटरेस्टिंगली ये एक्ट जो पास किया गया था लिटन से, वो यूरोपियंस जो इंडिया में रह रहे उन लोगों के लिए नहीं था, बल्कि द प्योर इंडियंस सबके लिए था कि जो इंडियंस है वो लोग आर्म्स नहीं ले सकते हैं। ये जो रिएक्शनरी पॉलिसी है लिटन का, उन्होंने जो इंडियंस के ऊपर उन्होंने एक ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल को बताया, इंडिकेट किया, और जो ब्रिटिश पॉलिसी है इक्वलिटी बिफोर लॉ वो उसको झुठाते रहा। तो ये जो लिटन्स का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है और आर्म्स एक्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग वेब रिएक्शंस के जैसा काम किया इंडियंस के ऊपर, और इंडिया को ये फाइट करने के लिए, अपने मन में अपने सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए, इसके लिए उन्होंने इंडियंस को ही प्रिपेयर कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन एज ए रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से इंडियंस लोगों ने ग्रोथ ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ को डेवलप कर लिया, और उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे डेवलप कर लिए। ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद एक पॉलिटिकल एसोसिएशन भी ग्रोथ हुआ इंडिया पे। इन 1857 जो इंडियन एसोसिएशन है उसका नाम भी दिया गया, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फाउंडेड किया गया, और उसका नाम दिया गया इंडियन एसोसिएशन। द फर्स्ट ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर जो है, जो अपना जॉब को होना पड़ा बिकॉज ऑफ सम माइनर रीजन, छोटा सा कुछ माइनर रीजन्स की वजह से उन्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ा। इसी वजह से उन्होंने अपना
सारा इफ़ोर्ट डाल दिया ताकि वो जो लेवल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है लोगों के बीच में उसको प्रिपेयर कर सके और कॉमन जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है उसको लोगों को बता सकें। फिर जो रेगुलेशन ऑफ 1876 द्वारा लॉर्ड लिटन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जो मैक्सिमम एज था ICS एग्ज़ाम देने के लिए वो था 21 से लेकर 19 तक। एक मैक्सिमम एज जो था 21 था उस समय में, फिर इसके बाद उसको रिड्यूस करके 19 ईयर्स, यानी एक सिविल सर्वेंट होने के लिए 21 को छोड़कर फिर से 19 ईयर्स में ही उसको एग्ज़ाम अपियर करना पड़ता था, क्योंकि उसका मेन इंटेंशन ही यही था कि इंडियन लोगों को जॉब ना दे, इंडियन उस एग्ज़ाम को कंप्लीट ना कर सके। उन लोगों का मेन मोटिव ही वही था। जैसे कि एग्ज़ाम्स जो है वो लंदन में होता था पहले, तो एक 19 ईयर का बच्चा को उस जॉब के लिए एग्ज़ाम देने के लिए लंदन जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता होगा उस समय। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसी वजह से क्वेश्चन किया और एक इंडियन एजिटेशन जो है ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट इट, उसके अगेंस्ट में। फिर जो ऑल इंडिया एजिटेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एरोज किया एमंग द पीपल ऑफ इंडिया। फिर बनर्जी ने इंडिया का डिफरेंट प्लेसेस में उन्होंने टूर किया। टूर करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन रख दिया अगेंस्ट दिस। फिर एक रिनाउंड बैरिस्टर मतलब उस ज़माने में बैरिस्टर कहा जाता था वकील, अभी के लिए हम लोग एडवोकेट वगैरह भी कहते हैं, जिसका नाम है लाल मोहन घोष। उन्हें लंदन में भेजा गया ताकि इस मेमोरेंडम को सबमिट कर सके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। फिर घोष ने एक डीप इम्प्रेशन क्रिएट किया इंग्लैंड में और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जो एज लिमिट है फिर से 21 में ईयर्स में लाने के लिए मजबूर कर दिया। ये जो सक्सेस है मूवमेंट का, इस मूवमेंट का सक्सेस एक ग्रेट इंथुसियाज्म क्रिएट किया एक इंडियंस के ऊपर। तो हर एक इंडियंस मतलब बहुत ही इंथुसियाज्म हो गया। फिर गवर्नर जनरल जो लॉर्ड रिपन था, उन्होंने सर रमेश चंद्र मित्रा को कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया। लेकिन इस अपॉइंटमेंट को जो यूरोपियन कम्युनिटी है इंडिया में, उन्होंने डिसलाइक किया। फिर उसी समय मिस्टर अल्बर्ट जो लॉ मेंबर है वाइसरॉय काउंसिल का, उन्होंने एक बिल पास किया लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहाँ पर इंडियन जज जो है यूरोपियंस जो क्रिमिनल केसेस जो है यूरोपियंस के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। फिर जो यूरोपियंस है उन्होंने इस बिल पर स्ट्रांगली शार्पली रिएक्ट किया। वो लोग इस बिल के अगेंस्ट में एक मूवमेंट करने लग गया। इस मूवमेंट में उन्होंने कम्प्लीटली जो यूरोपियंस है उन लोगों ने ये जो बिल पास किया इसके अगेंस्ट में वो लोग सब खड़े रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो एडुकेटेड इंडियंस है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। ऑल्दो इवन इफ जो मूवमेंट है उन्होंने एल्बर्ट बिल के ऊपर में सपोर्ट किया, लेकिन ये एक इंटेंसिफाइड स्पिरिट जागृत किया नेशनलिज्म पर। तो इसी वजह से इन 1883 सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ पे इस बात को रख दिया था। फिर अलग अलग जगह से ये कॉन्फ्रेंस में इंडियंस के साथ इंडियंस का जो ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था कलकत्ता में, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर। और ये इंडियंस का सबसे पहला स्टेप था, सबसे पहला फाउंडेशन लेड किया गया था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिएट किया। तो हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में जान लिया। अभी हम आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड डफरिन का समय में
एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे ने, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था इंग्लिश का, एक इनिशिएटिव लिया था कि वो एक ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियंस एक इनिशिएटिव लेके एक ऑर्गेनाइज करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगा। तो ह्यूमे ने एड्रेस किया था एक लेटर पे कि जितना भी ग्रेजुएट्स है कोलकाता यूनिवर्सिटी से, वो लोग एक साथ मिलकर अपने मदरलैंड के लिए सर्विस करेंगे। फिर 50 स्टूडेंट्स का सपोर्ट लेकर उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और बैनर ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन को दिया, जो कि एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर में। फिर ये डिसाइड हुआ है कि एक ग्रेट बड़ा सा एक कॉन्ग्रेगेशन मुंबई में ऑर्गेनाइज करेंगे बोलकर, और लॉर्ड डफरिन ने ह्यूमे को एनकरेज किया इन दिस रिगार्ड। ऑन 28 दिसंबर 1885 एक कॉन्ग्रेगेशन हेल्ड हुआ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो मुंबई में है। अभी फ़िलहाल मुंबई है, पहले बॉम्बे बोल के जाना जाता था। वहाँ पे 72 डेलीगेट्स आया था देश के विभिन्न हिस्सों से। फिर वहाँ पे जब डेलीगेट्स वहाँ पे गैदर हुआ था, वहाँ पर उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वोमश चंद्र बनर्जी, जो कि कलकत्ता का एक बैरिस्टर है, वो पहला प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको हाईलाइट करके भी रख सकते हैं। इस फाउंडेशन के थ्रू उन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फाउंड किया गया, इस फाउंडेशन के थ्रू उन लोगों ने प्लेज किया कि वो लोग जो ये काउंट्री है उसके लिए अपना इंटरेस्ट जताएंगे, मतलब कि वो लोग इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द काउंट्री के लिए ही काम करेंगे। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स जो कांग्रेस है, उन्होंने एक मॉडरेट पॉलिसी अपनाया था थ्रू प्रेयर्स एंड पिटिशन। फिर उन लोगों ने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया गवर्नमेंट के साथ। एम था उन लोगों का कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है, इन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग वहाँ पे लाके खड़ा कर सके। इस होप से कांग्रेस ने एक इंडियन टीम अंडर द सुरेंद्रनाथ बनर्जी अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंग्लैंड में 1890 में भेजा। लेकिन जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 का, वो ग्रेटली कांग्रेस को डिसअपॉइंट किया और किसी भी तरीके का एक कंसेशन जो है इंडिया को नहीं दिया गया। इसकी वजह से ये जो परिस्थिति आया है, इसकी वजह से कांग्रेस का कुछ लीडर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर उन लोगों का जो विश्वास था उसको टूट गया, और वो लोग डिसाइड किया है कि वो लोग एक एक्सट्रीम पाथ ले लें। उसी समय और दो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ था, यानी वहाँ पर घटना घटी। एक था, सबसे पहले रशिया जो था वो जापान के हाथों डिफीट हो गया, और जब जापान जो है एक स्मॉल एशियाटिक नेशन जो है, एक बड़ा सा पावर को अगर डिफीट करे तो वो एक इंडियन के ऊपर भी एक स्पिरिट सा जाग गया। ऑन दी अदर हैंड जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वो एक डिसकंटेनमेंट ऑलरेडी लाया था इंडिया का जो नेशनलिस्ट लोगों के माइंड में। तो इसी वजह से जब बनारसी सेशन हुआ था कांग्रेस का 1905 में, बिपिन चंद्र पॉल ने यह मॉडरेट टोन जो था प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले का, इसको कम्प्लीटली ओपोज किया था। फिर यही जो बिपिन चंद्र पाल है, उन्होंने ये अर्ज किया था कांग्रेस को कि जो पॉलिसी है पॉलिटिकल मेंडिकेसी, यानी पॉलिटिकली जो हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो शासन करना चाहते हैं उसको छोड़कर अपना एक स्वदेशी गोल बनाई। फिर इसी की वजह से ये एक थोड़ा कांग्रेस के बीच में एक दरार सा हो गया था। फिर नेक्स्ट कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस में ये बताया गया है कि
दादा भाई नारोजी ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया। इसी सिचुएशन ने फिर कुछ समय के लिए सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया और जो सूरत का सेशन था कांग्रेस का 1907 में ओवर रास बिहारी घोष, जो कांग्रेस का सेशन था ओवर रास बिहारी घोष, कांग्रेस दो ग्रुप में स्प्लिट हो गई। एक है एक्सट्रीमिस्ट, दूसरा है मॉडरेस्ट। जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ट्रायो था, लेड बाय ट्रायो, जो था लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल से। फिर नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट था अरविंदो घोष, जिन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट जो है वहाँ पे प्रोपोगेट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी, स्वराज और नेशनल एजुकेशन। जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कांग्रेस से बाहर रहा टिल 1916 तक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दादा भाई नारोजी के बारे में। राजा राम मोहन रॉय के बाद जो दादा भाई नौरोजी है वो एक इंडियन नेशनलिज्म में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वन ऑफ द फाउंडर है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रहा, जब से शुरू हुआ तब से वो रहा, और वो एक रिनाउंड टीचर भी है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लंदन जाकर सेटल हो। वहाँ पर जाकर वो अपने आप को एक सक्सेसफुल लॉयर के तौर पर इस्टेब्लिश किया। जब वो लंदन में था उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट भी किया गया ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी की तरफ से उन्हें एक टिकट भी दिया गया और उसको री इलेक्ट किया गया अगेन इन 1892। इसीलिए ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। यहाँ पे सवाल ऐसे भी आ सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। वहाँ पे आप लिख सकोगे दादा भाई नौरोजी। जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था उन्होंने इंडियन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे में रखा और उन्होंने इस इकोनॉमिक स्टेट जो है उन्हें खुल के ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे में रख दिया। और उन्होंने इंडियन नेशनल इनकम के बारे में भी बताया और साथ ही किस तरीके से वेलफेयर मेजर्स ला सकते हैं पोर पीपल के, उसके बारे में भी बताया। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे सारा इंडियंस का जो कंडीशन है उसके बारे में भी बताया और जो इंडियन का वेल्थ जो है कंटिन्यूसली ब्रिटेन बार बार लूट के जो ला रहा था जब से बैटल ऑफ प्लासी हुआ तब से, ये सब के बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन किया। और उन्होंने रॉ मटेरियल जो इंडियन से हैंडीक्राफ्ट लाता था ब्रिटेन में, इसके ऊपर में भी उन्होंने प्रस्ताव रखा, यानी बात रखा क्वेश्चन को। और उन्होंने ये भी डिमांड किया कि जो ओपियम ट्रेड है इंडिया और चाइना का उसको एबोलिशन करें, मतलब उसको हटा दें। उन्होंने प्ले किया कि इंडियन मनी जो है इंडिया के लिए ही स्पेंड किया जाए और इंडिया को एक सेल्फ रूल कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज करें। फिर जे नारोजी जो है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी थर्ड टाइम के लिए रिसाइड किया 1886 में, 1893 में और 1906 में। जब कोलकाता का सेशन हुआ 1906 में, दादा भाई नौरोजी ने अनाउंस किया कि जो कांग्रेस का गोल है उसका मेन एम है अटेनमेंट ऑफ स्वराज, यानी सेल्फ रूल। लेकिन उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं बोला, सिर्फ सेल्फ रूल के बारे में बोला। दस इसी वजह से इस तरीके से आई मीन टू से इंडियन नेशनलिज्म जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्रिएशन हुआ विथ वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स इन हैंड। इस तरीके का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स लेके धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़े और जो नेशनलिस्ट है सभी ने मिलकर इस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को आगे बढ़ाकर लेके गया।
तो हम लोगों ने अप्स एंड डाउन्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है क्रिएट हुआ, फिर वो पार्ट हुए, फिर बहुत सारे इसके पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आपको जो आंसर्स है आपको मिल सकते हैं गाइड के थ्रू से, एक्सप्लेनेशन की ही कमी रहती है। तो हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट को थोड़ा बहुत नोट कर लिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, किसी प्रकार का नोट चाहिए, तो आप काइंडली कमेंट में मेंशन कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम अच्छा वीडियो दे पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।